स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, 3 फेजेस से ये गुजरता है। पहला बताया था आपको फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा बताया थे फेज ऑफ ग्रोथ और तीसरा बताया थे फेज ऑफ मैचुरेशन। तो इसमें जब फेज ऑफ ग्रोथ आता है, फेज ऑफ ग्रोथ शॉर्ट फेज होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर फेज ऑफ ग्रोथ काफी लॉन्ग फेज माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको याद होगा 2 बार हॉल्टेड स्टेज आता है, हॉल्टेड स्टेज। और इसलिए म्यूसिस कंप्लीटेड, म्यूसिस को कंप्लीट होने में, म्यूसिस कंप्लीटेड इन 11 to 13 ईयर्स, 11 से 13 साल का लगभग समय लग जाता है म्यूसिस को लगभग कंप्लीट होने में। यहाँ पर हॉल्टेड स्टेज इधर से कभी नहीं आता है। दूसरा है कि यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, और इस स्पर्मेटोगोनिया से जब ये बनते बनते जब ये स्पर्म बनता है, तो स्पर्म का साइज छोटा हो जाता है, स्पर्मेटोगोनिया से धीरे धीरे छोटा हो जाता है, साइज डिक्रीज करता चला जाता है, स्मॉलर देन स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ जब oogonia से एक बनता है, oogonia से सेकेंडरी oocyte या फिर सेकेंडरी oocyte से जो एक बनता है, तो इस एक का साइज oogonia से बड़ा हो जाता है, लार्जर देन oogonia। दूसरा, यहाँ पर जो स्पर्म है, स्पर्म का साइज आपको पता है, स्पर्म का साइज लगभग 65 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग में, और यहाँ पर एक का साइज ह्यूमन फीमेल में लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। स्पर्म मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें टेल होते हैं फ्लैजला के जैसा, लेकिन एक हमेशा क्या होता है, नॉन मोटाइल। एक में कोई मोटिलिटी नहीं होती है, एक हमेशा क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। वन मियोसिस से आपको याद होगा, यहाँ पर बता चुके हैं कि यहाँ जो मियोसिस होगा, मेल के साइड से वन मियोसिस, इसके द्वारा 4 स्पर्म्स बन जाते हैं, जबकि यहाँ पर वन मियोसिस से आपको याद होगा ह्यूमन बीइंग में केवल 1 एग और 2 पोलर बॉडीज बनते हैं, 2 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। जबकि अदर मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके अगर हम अदर मैमल्स की अगर बात करें, दूसरे मैमल्स की अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अलावे, तो अदर मैमल्स में 1 एग और प्लस 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के समय में आपको इस सब का ख्याल रखना होगा कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक मियोसिस का प्रोडक्ट 1 एग प्लस 2 पोलर बॉडीज ही होगा, जबकि दूसरे मैमल में हम बात करेंगे तो 1 एग प्लस 3 पोलर बॉडीज यानी 4 सेल्स बन जाएंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग में टोटल 3 सेल्स ही होंगे। यहाँ 3 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 1 प्लस 3 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी 4 सेल्स यानी 4 स्पर्म्स यानी 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। आपको समझना होगा कि oogenesis को कंप्लीट होने में 11 से 13 इयर्स लग सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम आपको बताए हुए हैं कि इसमें 64 से 74 डेज के आसपास लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यही है। अब हम लोगों का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है?
तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन मीन्स fusion of an egg nucleus with a sperm nucleus। और इसलिए आपको याद होगा कि फर्टिलाइजेशन को हम लोग एम्फीमेक्सिस भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का नेम क्या हो जाता है? एम्फीमेक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ, एक का न्यूक्लियस स्पर्म के न्यूक्लियस से अगर फ्यूज कर जाएगा तो आप उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बीइंग में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसे आपको हम डायग्राम में ऑलरेडी दिखला चुके हैं। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, आंसर इज जंक्शन ऑफ, आई मीन एट द जंक्शन of ampulla and isthmus of oviduct or fallopian tube। oviduct और fallopian tube, ये आंसर होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर ये चॉइस में ना हो तो सबसे डायलेटेड पार्ट एम्पुला है, क्योंकि ओवरी से एग रिलीज होने के बाद, ओवुलेशन के बाद एग एम्पुला में ही आता है। अगर आपके चॉइस में जंक्शन दिया हुआ है, जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, तो ये आंसर होगा। और अगर नहीं दिया हुआ है ऐसा चॉइस तो आंसर एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब आंसर होगा। और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, तो हम ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये बॉडी में हो रहा है फीमेल के ओविडक्ट के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो नेम होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने से आपको याद है कि जब एग और स्पर्म के न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, दोनों हैप्लॉइड होते हैं एग और स्पर्म, इसलिए एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। अब है स्टेप्स, 3 स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोगों को पढ़ना होगा। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सबसे पहले स्पर्म को अपना स्पीड बढ़ाना होगा, जिसको कहेंगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ये कहाँ होगा? आंसर है इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यही है क्वेश्चन कि कैपेसिटेशन में जो प्रोसेस है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा। अब क्वेश्चन है कैसे होगा? तो जरा आप ऐसे समझिए कि ये जो यूट्रस है फीमेल का, और यूट्रस के साइड से जो ये फैलोपियन ट्यूब गुजरा हुआ है, ये जो वेजाइना है फीमेल का, और ये ओविडक्ट, इसको हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। तो ये ओवरी के सरफेस से निकले हुए एग को अपने में लाएगा, और यहाँ ये एम्पुला है, एम्पुला में आ जाएगा। हम दोनों साइड की बात कर सकते हैं, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और ये है इस्थमस। और ये यूट्रस है जो आप देख रहे हैं, ये है यूट्राइन कैविटी, और यूट्राइन कैविटी के दोनों साइड से निकला हुआ आप देख रहे हैं ओविडक्ट है, और ओविडक्ट का ये पार्ट है स्टमस और दूसरा पार्ट है एम्पुला, ये ओवरी है। यहाँ भी ओवरी होगा, सेम कंडीशन दोनों साइड से होगा।
हम एक तरफ को फोकस कर रहे हैं। अब इस वेजाइना में जो सीमेंट डिस्चार्ज होगा उसमें ढेर सारे स्पर्मेटोजोआ होंगे। यहाँ होगा स्पर्म इन सीमेन। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि स्पर्म का जो हेड होता है उस हेड में, स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है और इसके टिप पर आपको बताए थे एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। ये एक्रोसोम है। हम सिर्फ स्पर्म के हेड को फोकस कर रहे हैं। स्पर्म के हेड पर, ये हेड है स्पर्म का, हेड ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम मॉडिफाइड गॉल्जी होता है, ये आपको पहले से पता है। और ये जो मेम्ब्रेन है बाहर से, इस पर आपको, इस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरा डीकैपेसिटेशन फैक्टर होता है। और ये बताए थे कि स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है वो, उसमें कैट स्पर्म चैनल होता है। जो स्पर्म का जो मिडिल पीस है और ये जो टेल है, बताए थे आपको, इसमें क्या होगा, कैट स्पर्म चैनल। और ये कैट स्पर्म होता है कैल्शियम चैनल, जिस होकर के कैल्शियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। ये कैल्शियम चैनल होता है। और कैट स्पर्म होकर के कैल्शियम का क्या होगा, एंट्री होगा। अगर देखिए ये कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कैसे होगा, तो जब तक ये कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं होगा या डीकैपेसिटेशन फैक्टर क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तब तक कैपेसिटेशन स्पर्म में स्टार्ट नहीं होगा। तो हम लोग कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ के बारे में जानते हैं, ये कहाँ होता है। तो आंसर है फीमेल फिजिकल इंट्रैक्शन में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। ये सब नीट मेडिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इस कैपेसिटेशन होने के लिए, कैपेसिटेशन अकर्स व्हेन, कैपेसिटेशन अकर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ decapacitation factors, decapacitation factors and cholesterol from sperm head cell membrane, sperm head सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बात, ये जो कैट स्पर्म चैनल है, जब तक इस होकर के कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा और टेल में मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, तब तक हम उसको कैपेसिटेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन through cat sperm channel, ऐसा होने से क्या होगा, मूवमेंट इन स्पर्मेटोजोआ स्टार्टेड, मूवमेंट इन स्पर्मेटोजोआ स्टार्टेड। अब जब मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्टार्ट होगा, उसके लिए एटीपी चाहिए। और एटीपी आपको पता है मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, वो इसको एनर्जी सप्लाई करेगा। अब
आगे आपको ये समझना है, जब स्पर्म अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो उसका स्पीड ऑफ स्पर्मेटोजोआ 1.5 to 3 माइक्रोमीटर या मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। ये इसका स्पीड लगभग स्पर्म का जब आ जाता है तो आप कहते हैं कि स्पर्म क्या हो गया, कैपेसिटेटेड हो गया। अब वो कैपेसिटेटेड स्पर्म यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन उसको हेल्प करेगा यहाँ पर सीमेन में रहने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूट्रस के कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा। और दूसरा, जब सेक्सुअल अर्ज होगा फीमेल में उत्पन्न, जिसको हम लोग ऑर्गेज्म कहते हैं, उसमें में कुछ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होंगे जो आकर के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा ताकि स्पर्म अंदर आए। तीसरी बात, ये सर्वाइकल म्यूकस जो यहाँ पर ब्लॉक किए हुए रहता है सर्वाइकल कैनाल को, वो भी क्या होगा, ओपन होगा। और जब तक सर्वाइकल कैनाल ओपन नहीं होगा स्पर्म आसानी से अंदर नहीं आ सकता। तो चलिए डायग्राम हम आपको दिखला दिए हैं, एम्पुला इस्टमस, और एम्पुला में ही एक आएगा जहाँ पर भी फर्टिलाइजर होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ बात कर रहे हैं, स्पर्म में मूवमेंट शुरू हो गया, सर्वाइकल कैनाल ओपन, सर्वाइकल कैनाल ओपन होगा। दूसरा, जब सेक्सुअल ऑर्गेज्म होगा, जिसको आप सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन कहते हैं, इस समय में ऑक्सीटोसिन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये सेक्रेट होकर के आएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा। और दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो सीमेन में होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इन सीमेन, जो मेल के पेनिस से सीमेन डिस्चार्ज होगा फीमेल के वेजाइना में, और सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, ये दोनों मिल करके क्या करेगा, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो आपको याद है इस्थमस में जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो इसको मूवमेंट देगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा प्लस सिलियरी मूवमेंट इन इस्थमस, सिलियरी मूवमेंट जो इस्थमस में होगा वो भी स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक क्या करेगा, पहुंचा देगा। यानी दोनों हेल्प करेगा, हेल्प से मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ to reach the site of fertilization. Reach the site of fertilization. अब पहले आप ये देख लीजिए कि जब सीमेन डिस्चार्ज होता है फीमेल के वेजाइना में, स्पर्म को कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है जहाँ से ये रिलीज हुआ है राइट ओवरी से, या लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड से जो एग रिलीज हुआ होगा उधर, ये उसको पता नहीं होता है। और ये पता तब होता है जब सेक्रेशन हो जाए फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग का। तो कैपेसिटेशन से भी पहले एक तरह से कहिए कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप कह सकते हैं कैपेसिटेशन से भी पहले क्या होगा, तो आंसर है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन।
देखिए स्टेप क्या है, पहले होगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन occurs प्रायर, पहले होगा प्रायर टू कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो पहले फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या होता है, जरा उसको हम समझा दें। देखिए यहाँ जो एग रिलीज होकर के आ चुका है सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में, जो कई सेल से कवर्ड है, यहाँ जो एग है वो सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में है, एम्पुला में। ये एम्पुला है और एम्पुला में है सेकेंडरी ओसाइड। तो सेकेंडरी ओसाइड जो यहाँ है, तो एक स्पर्म जो यहाँ है, ये स्पर्म यहाँ से जो मूव करता हुआ अंदर जाएगा स्पर्म, तो उसको राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों साइड में से कोई एक ही ओवरी एक बार में रिलीज करेगा, या तो राइट ओवरी एक रिलीज करेगा या लेफ्ट ओवरी एक रिलीज करेगा। तो किस ओवरी से एक रिलीज हुआ है ये स्पर्म को पता नहीं है, और इसीलिए स्पर्म एक केमिकल सब्सटेंस के द्वारा अपने आप को एक्टिवेटेड चाहेगा करना, या एक तरह से कहीं स्टिमुलेटेड होना चाहेगा कि उसको जाना किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। इसीलिए ये सेकेंडरी ओसाइड में जो मेम्ब्रेन है ये अपने में से फर्टिलाइजिंग छोड़ेगा, ताकि वो स्पर्म को अट्रैक्ट करे कि आपको इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको आना है। हम आपको एक तरफ का फोकस करके अभी दिखला रहे हैं, ये एम्पुला है और ये स्टिमस है, और दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होगा यहीं पर स्पर्म मिस होकर के आएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। इसी को हम फोकस कर रहे हैं अभी। तो जरा आप देख ले, चलिए देखिए क्या होगा। सेकेंडरी ओसाइड रिलीज फर्टिलाइजिंग to attract स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को अट्रैक्ट करने के लिए ये रिलीज करेगा, और ये फर्टिलाइजिंग एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब जब केमिकल आ जाएगा स्पर्म तक, स्पर्म भी एक सिग्नल देगा एक को कि हम भी आ रहे हैं, तो इस फर्टिलाइजिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए वो एंटी फर्टिलाइजिंग सेक्रेट करेगा, जिससे सेकेंडरी ओसाइड को एहसास हो जाएगा कि स्पर्म कुछ समय के बाद यहाँ तक आ जाएगा। और याद रखना है कि स्पर्म रिलीज, स्पर्म मेम्ब्रेन, स्पर्म में जो मेम्ब्रेन है रिलीज एंटी फर्टिलाइजिंग, ये अपने से एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करेगा to contain the effect of फर्टिलाइजिंग, ताकि वो फर्टिलाइजिंग के इफेक्ट को क्या कर सके, खत्म कर सके। और एंटी फर्टिलाइजिंग में सिर्फ प्रोटीन होता है, जबकि फर्टिलाइजिंग में हम आपको बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होते हैं, और एंटी फर्टिलाइजिंग में सिर्फ प्रोटीन होता है। जब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का स्टेप बीत जाता है, स्पर्म को सूचना मिल गई है, अब स्पर्म में कैपेसिटेशन स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि स्पर्म जब यहाँ रिलीज होता है सीमेन में, तो वो क्लॉटेड फॉर्म में रहता है, जमा हुआ रहता है। जैसे वो पहले उसमें से ढीला होगा, ढीला होने के बाद वो अपने आप को फ्री करेगा, और फ्री करने के बाद सर्वाइकल म्यूकस जो होंगे यहाँ पर गीले ढीले होंगे ताकि स्पर्म अंदर जाए। अब देखिए स्पर्म के सर्वाइकल हिस्से से अंदर जा रहा है, यूट्रस के कंट्रैक्शन को ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा चुका है। अब स्पर्म देखिए यहाँ पर आते हैं, स्पर्म को दिखाएंगे, स्पर्म यहाँ पहुँच चुका है। यही स्पर्म धीरे धीरे आगे आएगा और यहाँ पर जो सिलेटेड सेल्स है वो इसको मूवमेंट देगा। अब स्पर्म इस एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो यहाँ सिलेटेड सेल्स इसको प्रोवाइड करेगा, स्पर्म यहाँ आ गया
अब देखिए स्पर्म यहाँ आ गया, ये स्पर्म यहाँ आ गया और धीरे धीरे ये एक मेम्ब्रेन को आकर के स्पर्म क्या करेगा, टच करेगा। अब ये देखिए स्पर्म आकर के यहाँ के मेम्ब्रेन को अगर टच कर दिया तो अब ये यहाँ पर एक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर कि स्पर्म आ रहा है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी एक तरफ ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, क्योंकि एक बार में यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही एग रिलीज होगा। तो हम यहाँ तक का स्टेप आपको हम दिखला दिए हैं कि कैसे कैसे होगा। यूट्रस के कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन उस समय में भी रिलीज होते हैं जब फीमेल सेक्स ऑर्गेज्म में आती है, यानी कि फीमेल ऑर्गेज्म जिसको कहते हैं उस समय में, और मेल जब ऑर्गेज्म होता है तो उस समय में इजैकुलेशन होगा और मेल अपने पेनिस के द्वारा फीमेल के वेजाइना में सीमेन को डिस्चार्ज कर देगा। तो हमारा स्टेप अब क्या होगा, ऐसे होगा। देखिए स्टेप्स जो फर्टिलाइजेशन का है, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर हम बोलते हैं तो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले होगा नंबर 1, और वो होगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। इसके बाद शुरू होगा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और थर्ड स्टेप होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। ये स्टेप 1 सीक्वेंस कि कैसे कैसे होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन में जरा देखिए क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे एक्रोसोम के बारे में। व्हाट इज एक्रोसोम? सो एक्रोसोम मींस मॉडिफाइड Golgi. Acrosome means modified Golgi present at the head of spermatozoa. Present at the head of spermatozoa. Acrosome release. Acrosome release अपने में से रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? तो आंसर है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग enzyme, and last zonal-lysine. Zonal-lysine या एक्रोसिन। और इस तीनों को एक साथ मिला करके आप नाम देंगे स्पर्मलाइजिन। तो क्या रिलीज करेगा? तो हम एक तरह से कह सकते हैं स्पर्मलाइजिन रिलीज करेगा। और स्पर्मलाइजिन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स, जो आप 3 एंजाइम्स को यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब ये तीनों एंजाइम का रोल क्या है, तीनों एंजाइम क्या करेगा, जरा उसको देखा जाए। सबसे पहला नेम है हाइलुरोनिडेज। ये क्या करेगा? ब्रेक हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड जो ग्लू के रूप में, एसिड एज ग्लू चिपकाने वाला सब्सटेंस के रूप में रहता है। प्रेजेंट बिटवीन ग्रैनुलोसा सेल या मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल।
मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल के बीच बीच में जो सीमेंटिंग लेयर एक तरह से होता है या ग्लू होता है, सीमेंटिंग लेयर या ग्लू को हम सीमेंटिंग लेयर बोल सकते हैं, इसको आप सीमेंटिंग लेयर बोल सकते हैं या आप इसको ग्लू बोल सकते हैं। ये रिलीज करता है और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बीच बीच के जंक्शन को एक तरह से कहिए खत्म कर देता है। अब आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ जो आप एम्पुला में जो आप ऐसे बनाए थे अभी, और जो ये डायलेटेड पार्ट है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट जिसको आप कहते हैं एम्पुला, यहाँ पर जो सेकेंडरी ओसाइट है फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ, तो फर्स्ट लेयर है जोना कालोसेडा जिससे ये घिरा हुआ, ZP का मतलब क्या होगा, जोना कालोसेडा। दूसरा लेयर जो यहाँ पर होगा इसके बाहर से, इसको कहेंगे आप कोरोना रेडिएटर, कोरोना रेडिएटर। और जो बाहर का लेयर सब है इसको कहेंगे आप मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा या ग्रैनुलोसा सेल्स। अब देखिए ग्रैनुलोसा सेल के बीच बीच में ये सेकेंडरी ओसाइट है और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी जो आपको यहां दिखलाया जा रहा है, और ये है इस्थमस। इधर से एस्पर्म आके इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं इस्थमस। अब देखिए एस्पर्म का काम है ये जो सेल्स है और सेल के बीच बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है उसको क्या करना, तोड़ना। इस सेल के बीच बीच में हाइलोनिक एसिड है और उस हाइलोनिक एसिड को ये क्या करेगा, तोड़ेगा ताकि एस्पर्म अंदर आ सके। इस बीच में जो फ्लूइड है उसको कहेंगे आप हाइलोनिक एसिड, और हाइलोनिक एसिड इसके बीच में है तो आंसर है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। हाइलोनिक एसिड बिटवीन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स आप कह सकते हैं। तो बाहरी जो पार्ट है वो ग्रैनुलोसा का है। अब सोचिए एक स्पर्म इसको जब पेनिट्रेट करेगा तो पेनिट्रेट करते करते अगर स्पर्म यहाँ तक आ गया, मतलब इस मेम्ब्रेन को, अब ये कोरोना रेडिएटा को अगर ये टच करने लगा स्पर्म आकर के, तो आप समझ जाइए इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, यानी पहला स्टेप हो चुका है, यानी फर्स्ट स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइलोनिडेज सबसे पहले इस हाइलोनिक एसिड को क्या कर चुका है, तोड़ चुका है। उसके बाद स्पर्म धीरे धीरे अब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम के द्वारा इस कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, ब्रेक करेगा या उसमें छेद करेगा। सो याद रखेंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पेनिट्रेट